Hi guys, welcome to the channel once again after a very long hiatus. After almost a year मैं वीडियो बनाने के लिए आज बैठी हूँ and a very different agenda today. But yeah, बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई. There was a job, there was life happening, there was a lot happening. तो बहुत सारा टाइम नहीं निकाल पा रही थी मैं वीडियो बनाने के लिए. But now I'm back and I'm back with a very different agenda. तो आज की वीडियो होने वाली है कनाडा इमिग्रेशन के बारे में. मैं रिसेंटली मूव की हूँ यहाँ पे अबाउट 2-3 मंथ्स अगो एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि कनाडा इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है, यहाँ आने का प्रोसेस क्या है, हम पीआर से आए हैं, कैसे आए हैं. सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड दैट. तो आज की वीडियो में वो रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ. आपके कुछ सवाल थे जो मुझे आ रहे थे बहुत टाइम से. सो आई कलेक्टेड ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड मैंने अभी कल इंस्टाग्राम पे मैंने पोल किया था. सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो केम इन थ्रू दैट. तो आई पुट टुगेदर द क्वेश्चंस. आई हैव एवरीथिंग हियर विद मी and we also have a guest today joining us for the video. That is going to be my husband because he's been a huge help in getting us here. He's basically done most of the work in running around. We did not have a consultancy. हमने जो भी किया है खुद से किया है. So he had a huge role to play in that. So उनके बिना ये वीडियो थोड़ी incomplete होगी and it's going to be a lot of his insights that will help you guys sort of understand the whole process. So let's begin. Let's invite him and let's begin. Okay guys, so he's here and today we'll be taking questions कि हम लोगों ने कोविड के दौरान यहाँ ट्रैवल किया है तो हमारे क्या लर्निंग्स रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो इफ़ दोज एक्सपीरियंसेस कैन हेल्प यू. सो आज हम वो शेयर करने की कोशिश करेंगे एंड मैंने जो क्वेश्चंस पुट टुगेदर किए हैं मैं एक एक करके वो क्वेश्चंस उठाऊंगी एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम इन वाज सबसे टॉप डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होने चाहिए अगर आपको कनाडा आना है या आपको इंडिया छोड़ के कहीं भी जाना है फॉर दैट मैटर. तो आई थिंक फॉर मी हर इंसान का रीज़न बहुत अलग होगा मुझसे या किसी और से कि मैं यहाँ पे क्यों मूव की या आपको यहाँ पे क्यों मूव करना चाहिए. पर आई थिंक व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप एक रीज़न ढूंढिए. आपके लिए वो पढ़ाई हो सकता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकता है, गेटिंग योर फैमिली हियर एंड रेजिंग योर फैमिली हियर कुड बी वन ऑफ द रीजंस. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. तो what is important is you find that one reason and the fact that you stay committed to that reason and उस reason को इतना पक्का कर लीजिए कि आपके लिए एक वही फोकस पॉइंट होना चाहिए कि आसपास की चीज़ें आप मैनेज कर लोगे, यहाँ की स्ट्रगल्स आप मैनेज कर लोगे, but that one reason you have to really stay committed to. तो बेसिकली इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने शायद फेस करी होंगी या नहीं करी होंगी. यहाँ पे चैलेंजेस टोटली डिफरेंट हो सकते हैं इंडिया से. इंडिया में जैसे छोटी सी चीज़ जैसे शायद आपके पास गाड़ी होगी, यहाँ पे इनिशियली आपके पास गाड़ी भी नहीं होगी, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा. इंडिया में आपको हेल्प मिल सकती है हर चीज़ के लिए ऑलमोस्ट. यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें खुद ही करनी पड़ेगी. इंस्टॉलेशन ऑफ बेड से लेके हो सकता है छोटा मोटा प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का काम शायद आपको खुद ही करना पड़े. तो यहाँ के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं. आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते. आप प्रिपेयर होके ही आओ कि आपको खुद ही करना पड़ेगा बिकॉज दिन भर के बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं. हमारे पास इंडिया में हर चीज़ के लिए हेल्प होती है. फ़ोन किया प्लम्बर आ गया, फ़ोन किया इलेक्ट्रिशियन आ गया, फ़ोन किया help is ready for you. But I think यहाँ पे because everything is so expensive, labor charges are very high, तो आपको हर चीज़ खुद करने के लिए prepared रहना पड़ेगा. So if you are somebody जिसको help की आदत है और बहुत accustomed है help के, तो I think that is something that you need to really think about before coming. तो challenges totally different हैं यहाँ पे. So be prepared. अपना जो भी reason की वजह से आप यहाँ पे आ रहे हो तो उस पर आप committed रहो ताकि वो आपको थोड़ी force दे सके कि आप इसको कर सको पार. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई गॉट आस्क्ड अ लॉट वाज कि क्या इज दिस अ गुड टाइम टू ट्रैवल, इज दिस अ गुड टाइम टू मूव. सो आई थिंक सिचुएशन काफ़ी सिमिलर है हर जगह, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. कुछ कंट्रीज़ थोड़ा सा बेटर हैंडल कर रही हैं, कुछ केसेस कुछ जगह पे कम है, कहीं ज़्यादा है. इंडिया में जो सिचुएशन है वैसी यहाँ भी है. जस्ट दैट अगर आप कोविड केसेस की बात करेंगे तो कोविड केसेस यहाँ पे काफ़ी कम है. एटलीस्ट हमारे प्रोविंस में केसेस काफ़ी कंट्रोल्ड हैं. एंड द वे आई थिंक माई पर्सनल एक्सपीरियंस वुड बी कि जैसे कनाडा हैंडल कर रहा है चीज़ों को, उन्होंने कैसे फेजेस में चीज़ें खोली हैं, कैसे वो बंद करते हैं इमीडिएटली, उनका एक थ्रेशोल्ड होता है. जैसे अभी राइट नाउ वी आर इन अ सॉफ्ट लॉकडाउन अगेन. चीज़ें खुल गई थी बट केसेस थोड़े से स्पाइक अप हुए तो उन्होंने सब चीज़ें अभी दोबारा से बंद कर दी हैं.
तो I think my own experience is how they've contained the cases and how they've managed to open things and close things immediately and regulate all of that. I think it's just a lot better than Canada. That's my personal opinion. Sorry, India. But yeah, I mean उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वैसे भी हिंडर करी हैं. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं अभी. जैसे बहुत सारी चीज़ों में आपको जो पहले टाइम नहीं लगता था कनाडा के अंदर, अब टाइम लग रहा है. कुछ चीज़ें क्लोज्ड हैं, कुछ चीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है. तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं. लाइक इफ़ यू सी द कोविड केसेस तो यहाँ पे कम है, बट अगर आप वैसे ओवरऑल प्रोसेस फॉर अ न्यू इमिग्रेंट देखोगे तो वो थोड़ी सी डिलेड हैं, थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो गई हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम हो गया है हर जगह. लोगों को आने नहीं दे रहे वो विदाउट अपॉइंटमेंट. तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स देते हैं. and we'll talk about that in the coming questions. तो अभी हम किस चीज़ में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लग रहा है, कितना लगता था पहले और अब कोविड के टाइम पे वो कितना पुश आउट हो गया है. सो दोज आर थिंग्स दैट वी विल डिस्कस इन द वीडियो एज वी गो अलोंग. तो इसलिए मतलब कि अभी फिलहाल टाइम इज़ गुड इफ़ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ केसेस हेयर, बट हाँ डिपेंड्स. तो अगर आज आप डिसाइड करते हैं कि आपको कनाडा मूव करना है और कनाडा का प्रोसेस शुरू करना है, तो सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में ये होगा कि आप अपना CRS स्कोर कैलकुलेट करके गूगल पे देखिए. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी नीचे. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप वहाँ जाइए उस वेबसाइट पे और अपना स्कोर पहले कैलकुलेट करके देखिए कि आपका करंट स्टैंडिंग क्या है और आप कट ऑफ को मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. करंट कट ऑफ भी CRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिखती है. मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. सो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आप कट ऑफ मैच कर पाते हैं, आपका स्कोर क्या है और अभी कट ऑफ क्या चल रही है और आपका स्कोर कहाँ जा रहा है. जब आप उसको फिल कर रहे होंगे CRS स्कोर कैलकुलेटर को, तो कुछ ऐसे वेरिएबल पॉइंट्स होंगे, कुछ तो डेफिनेटिव पॉइंटर्स होंगे, जैसे आपका एज हो गया, आपका एजुकेशन हो गया. दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज. बट कुछ वेरिएबल पॉइंटर्स ऐसे होंगे जैसे आपका IELTS का स्कोर हो गया. आप जब IELTS का स्कोर लेंगे तो एग्जैक्टली आप कितना तैयारी करते हैं, आपके 7 आता है या 9 आता है, तो उसके ऊपर वो वेरिएबल रहता है. आपकी एजुकेशन फॉर एग्जांपल इफ़ यू बिलीव, जैसे मेरे पास लेट्स से कोई मास्टर्स है बट वो अगर वेरीफाई नहीं करती है आगे आपकी इवैल्यूएशन में, जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स आगे जब भेजेंगे AWS के पास, तो वो आपकी डिग्री को वो डबल बैचलर्स लेगा या मास्टर्स लेगा. वो वेरिफिकेशन में डिपेंड करता है कि वो इवैल्यूएशन के टाइम पे वो क्या आता है एजुकेशन. सो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो वेरिएबल होंगे, बट अपनी एंटिसिपेशन के हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी उसको फिल कीजिए और आप देखिए कि आपका CRS स्कोर कहाँ पे आपको मीट करता है. या तो कट ऑफ आपका मैच करेगा, या तो आप कट ऑफ के आसपास होंगे, आप क्रॉस कर जाएंगे कट ऑफ को, या आप नहीं क्रॉस करेंगे. तो अगर आप क्रॉस करते हैं, नो के केस में क्या होगा वो माइक विल टॉक अबाउट इन अ बिट. यस के केस में मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. अगर आप कट ऑफ ऑब्वियसली मीट करते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप IELTS का टेस्ट लें. IELTS के सेंटर्स आई थिंक ऑलरेडी खुल चुका है इंडिया में, तो आप अब टेस्ट दे सकते हैं. IELTS का टेस्ट एक बार देंगे तो उसकी वैलिडिटी 2 साल तक की होती है. तो आप सबसे पहला स्टेप है कि आप IELTS का टेस्ट दीजिए. द सेकेंड स्टेप वुड बी दैट यू कोलेट ऑल ऑफ योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स. जो भी आपकी डिग्रीज हैं, आपकी यूनिवर्सिटी जाके आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स कलेक्ट करनी होंगी अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है, तो आप वो कलेक्ट कीजिए. अपने डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी हैं, यू मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग इन प्लेस. पैरेलली आप WS की वेबसाइट पे जाके अपनी एक एप्लीकेशन डालेंगे टू वेरीफाई ऑल ऑफ दिस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, which roughly takes about 45 days. अब कोविड के टाइम पे वो बढ़ सकता है टाइम. इवन फॉर योर ट्रांसक्रिप्ट फॉर दैट मैटर, आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में आपको वो ट्रांसक्रिप्ट देंगे. कुछ यूनिवर्सिटीज 10 दिन लेती हैं, कुछ महीना लेती हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स. तो वहाँ पे आपका कुछ टाइम जाएगा. फिर आप WS पे आप वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, which could take upwards of 45 days. It can even run into months. ये सब होने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, अगला स्टेप ये होगा कि आप CRS की वेबसाइट पे अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा स्कोर. जो आपने इनिशियली CRS का स्कोर आपने कैलकुलेट किया था एट द बिगिनिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, वो आपको स्कोर दिखा देगा एंड यू गो इनटू द पूल. नाउ के केस में अगर आप नहीं करते हैं उस क्राइटेरिया को मैच और आप कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका प्रोसेस मैं बताएंगे. करंटली जो कट ऑफ है लास्ट 16 सितंबर को जो आई है, दैट इज़ 472. आपने देखा कि आपका वो जो स्कोर है वो मैच नहीं कर रहा, वो काफ़ी कम है. तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो थोड़ा सा कम है या फिर बहुत ज़्यादा कम है. थोड़ा कम इन द सेंस लाइक 4-5 पॉइंट कम है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि 50 के आसपास पॉइंट्स या उससे ऊपर कम है. तो बेसिकली थोड़ा सा कम है तो आप होप कर सकते हो
कि आप एप्लीकेशन अपनी फाइल कर दो एंड आगे आने वाले राउंड्स में आपका शायद कट ऑफ मीट कर जाए और आपकी एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाए एक इनविटेशन में। बट अगर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन बेसिकली रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप स्कोर बढ़ा कैसे सकते हो। आइल्स का आप स्कोर जो है उसको इम्प्रूव करके अपना ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आपका अभी करंटली कितना है। अगर आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा है एंड यू थिंक कि इससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता बहुत सारी तैयारी करने के बाद भी, तो आइल्स इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू एट दिस मोमेंट। सेकेंड ऑप्शन है कि आप जॉब ऑफर के लिए देख सकते हो कि कोई आपको जॉब दे दे कनाडा में फ्रॉम इंडिया विदाउट एनी PR, विच इज़ लाइक वर्क परमिट के बेसिस पे, विच इज़ डूएबल होता है। बहुत केसेस मैंने सुने भी हैं, हुए हैं, बट थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज कंपनीज यूजुअली प्रेफर कैंडिडेट्स हु हैव PR ऑलरेडी। तो कंपनीज वर्क परमिट के पूरे प्रोसेस में और किसी रिसोर्स को इंडिया से यहाँ पे लाने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं, इसलिए वो उसके चांसेस हैं थोड़े से कम हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे लिंक्डइन होगी, इंडीड होगी, इन वेबसाइट्स पे आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, बट उसके भी चांसेस कम है। जब तक आपके पास PR नहीं है तो यूजुअली कंपनीज प्रेफर नहीं करती। थर्ड ऑप्शन इज PNP, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे जितने भी प्रोविंसेस हैं कनाडा के अंदर, एक तो एक्सप्रेस एंट्री जिसके थ्रू हम आए हैं, दूसरा होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें हर प्रोविंस अपने कुछ सीट्स निकालता है जिसके लिए वो एप्लीकेशंस लेते हैं इमिग्रेशन की। अगर कोई प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर दे, हर प्रोविंस की डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। हर प्रोविंस का ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए शायद एक और वीडियो चाहिए होगी, बट हर प्रोविंस अपने नॉमिनेशन में कुछ इमिग्रेंट्स को लेते हैं और उससे आपका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन है। फोर्थ ऑप्शन जो कि मुझे नहीं लगता शायद हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी एजुकेशन कर चुके हो और अगर आपने सोचा है कि आप एजुकेशन के थ्रू अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो वो भी एक ऑप्शन है, बट दैट विल डेफिनेटली रिक्वायर सम टाइम बिकॉज कोई भी डिग्री 2 साल से कम है नहीं और आप 2 साल अभी वेट करोगे, 2 साल बाद क्या सीन हो पता नहीं अभी। सो सर्टिफिकेशंस एंड ऑल दैट, अगर आप 6 महीने के साल भर के सर्टिफिकेशंस एंड डिप्लोमास करते हो, सो मोस्टली वो मास्टर्स की डिग्री या अपवर्ड्स ऑफ बैचलर्स वो क्वालिफाई नहीं करेगा। सो अनलेस यू आर समबडी हु इज़ वेरी यंग एंड आप स्टूडेंट हो और आप अभी परस्यू कर रहे हो कुछ एंड आपको लग रहा है कि आप लेट्स से अपनी MBA या अपनी मास्टर्स के बाद आप कनाडा मूव करने का प्लान कर रहे हो, सो इन दैट केस ऑफ कोर्स आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो और आपका स्कोर ऑफ कोर्स आप अपनी डिग्री को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं कुछ एजुकेशन अपनी और जिनको लगता है कि शायद वो कंप्लीट करने के बाद जाना चाहेंगे, तो पहले अपनी आप एजुकेशन कंप्लीट करके और उसके बाद अप्लाई करोगे तो शायद आप मार्क्स ज़्यादा आएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि चीज़ें कोविड के दौरान, कोविड के चलते चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं यहाँ पे इंडिया में। दोनों चीज़ों की बात अगर करें तो प्रोसेसिंग टाइम ऑब्वियसली बढ़ चुका है बिकॉज बहुत सारे ऑफिसेज बंद हैं। अगर इंडिया की बात करें, लेट्स से अभी आइल्स अभी जाके खुला है, आई थिंक रफली अबाउट 15-20 डेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। WES के ऑफिसेज अभी भी बंद हैं, VFS के ऑफिसेज अभी भी बंद हैं। WES में अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी गई हुई है वेरिफिकेशन के लिए लेट्स से, तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत बढ़ चुका है बिकॉज बैकलॉग बहुत हो गया है बिकॉज ऑफ द ऑफिसेज बीइंग शट एंड बैकलॉग इतना होने की वजह से। तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग टाइम बहुत बढ़ गया है। क्वारंटीन ऑब्वियसली मैंडेटरी है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी काफ़ी हैं। हम लोगों ने जब ट्रैवल किया था, हम लोग एयर बबल के थ्रू आए थे, वंदे भारत के थ्रू आए थे, तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी काफ़ी हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं। आप ट्रैवल अभी अपने टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं कर सकते हैं, आपके पास COPR या PR आप होल्डर होने चाहिए ऑलरेडी ट्रैवल करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स फ्लाइट्स ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव हैं एंड स्लॉट्स बहुत ही कम हैं ट्रैवल करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं कोविड के बाद। जैसे हेल्थ कार्ड है जो कि आपका फर्स्ट थिंग होती है, आप यहाँ पे आके अपना हेल्थ कार्ड लेते हैं, जिसकी यूजुअली टाइमलाइंस शॉर्ट थी, बट अभी कोविड के चक्कर में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आपको फिर अपॉइंटमेंट के बाद वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लोग ही अलाउड हैं, वहाँ पे काउंटर्स थोड़े हैं तो टाइम लग सकता है, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा डिले हो रहा है। सेकेंडली सिन होता है यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया में पैन कार्ड होता है ऐसे यहाँ पे एक सिन होता है।
उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट सिस्टम हो गया है, उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है और लाइक अपॉइंटमेंट्स के साथ ही आप जा सकते हो। थर्डली यहाँ पे जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस की जो एप्लीकेशंस हैं, जो स्लॉट्स हैं ड्राइविंग टेस्ट के, नॉलेज टेस्ट के, वो सब भी बहुत कम हो गए हैं क्योंकि कोविड के चक्कर में वही अपॉइंटमेंट सिस्टम बहुत लिमिटेड लोगों को अब दे रहे हैं। और गिव यू सेंस ऑफ डिले, हम लोग तो यहाँ पे एक नॉलेज टेस्ट होता है और एक रोड टेस्ट होता है। टू गिव यू अ सेंस ऑफ वेयर वी आर, हम लोग को आए हुए ऑलरेडी कुछ महीने हो चुके हैं और अब हमें नेक्स्ट ईयर फरवरी की हमें रोड टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट मिली है। तो हमें पहली अपनी अपॉइंटमेंट जो फाइल खोलने के लिए मिली है वो दिसंबर की मिली है, विच मीन्स कि हम उसके बाद टेस्ट देंगे, टेस्ट हमारा क्लियर होगा नहीं होगा डिपेंड करता है। और रोड टेस्ट के लिए अपना अलग वेटिंग टाइम है, विच मीन्स कि वो हमें फेब मार्च से पहले हम रोड टेस्ट नहीं दे सकते हैं। उसके बाद भी आपको लाइसेंस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सो जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट द प्रोसेसिंग टाइम इज, मतलब लंबा हो गया है इसका मतलब कितना लंबा हो गया, जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ दैट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे फ्रेंच क्लासेस होती थी, जैसे हम अभी मॉन्ट्रियल में हैं तो मॉन्ट्रियल में जो नॉन फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट खुद एक फ्रेंच क्लासेस ऑर्गेनाइज करती है, वो अभी बंद हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं बट कोई ऐसे फिजिकल क्लास नहीं हो रही। बहुत सारी क्लासेस फिजिकली उनके जो लिए भी होती थी, इनफैक्ट वेटिंग है। सो आई बीन रीडिंग कि फ्रेंच क्लासेस जो क्यूबेक गवर्नमेंट के थ्रू है फैसिलिटेटेड है, उनके लिए भी वेटिंग है। आप सीधा जाके रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी वेटिंग है। महीना 2 महीने बाद की वेटिंग इज व्हाट आई एम हियरिंग। अभी हम लोगों ने खुद अप्लाई नहीं किया है बिकॉज सेंटर्स हमारे घर के एटलीस्ट आसपास जो सेंटर्स हैं वो सब बंद है एंड क्लासेस लेने के लिए भी वेटिंग है। राइट। तो ओवरऑल मतलब हर चीज़ में जो कि एक रेगुलर प्रोसेस होती थी यहाँ पे पहले, उसमें थोड़ी सी वेटिंग टाइम है। जैसे पब्लिक लाइब्रेरीज यहाँ पे क्लोज्ड हैं ज़्यादातर, जो ओपन है उसमें भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड लोग अलाउड हैं एट अ टाइम। तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस वो हर जगह ही हैं। थोड़ा कनाडा क्योंकि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी ये सब चीज़ें हैं। बट अगर आप देखो ऑन द पॉजिटिव साइड तो जो रियल एस्टेट मार्केट है वो इन टर्म्स ऑफ रेंट्स वो थोड़ी सी हिल गई है बिकॉज ऑफ कोविड। बिकॉज बहुत सारे लोग अपने होम टाउन में माइग्रेट कर गए हैं बिकॉज रिमोट वर्किंग हो गया है सबका। तो यूजुअली पीपल यहाँ के भी जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि जहाँ पे उनको रेंट ना देना पड़े तो वहाँ मूव कर गए। बहुत सारे अब एयरबीएनबीज क्लोज हो गए हैं तो अपार्टमेंट्स वेकेंट हो गए हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि that's sort of good for people like us because आप नेगोशिएट ज़्यादा कर सकते हो बिकॉज अभी सब कुछ खाली है, सब कुछ फॉर रेंट है। Right. तो हम लोगों को काफ़ी सस्ता मिला, सस्ता नहीं बोलूँगी मैं बट हमने नेगोशिएट काफ़ी अच्छा किया अपनी डील पे। एंड तो आपको रेंटल्स इस टाइम अगर आप आ रहे हो या इस टाइम अगर अभी आप आने का प्लान कर रहे हो तो इस टाइम रेंटल्स में बहुत स्कोप है नेगोशिएट करने का। सो यू कैन गेट अ गुड प्लेस एंड अ गुड नेबरहुड इन द बजट दैट यू पोटेंशियली हैव। तो आप अपने बजट में आप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत अच्छा शायद आपको अभी घर मिल जाएगा। सो दैट्स अ गुड साइड। ये वीडियो बहुत लंबी होगी, क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं और एक वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस ना डाल के इसे 2 पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे एंड इस वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इमिग्रेशन के प्रोसेस के बारे में, हमने कैसे ट्रैवल किया, क्या प्रोसेसिंग टाइम है फ़िलहाल उन चीज़ों का, एंड हाउ टू फाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स कैसे ढूंढे कनाडा में, हमने कैसे ढूंढी और हम यहाँ कैसे पहुँचे। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर।